नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। हमारा विशेष शो जो जहां हम म्यूचुअल फंड के, स्टॉक मार्केट के उन बड़े लोगों को लेकर आते हैं जो हमारे शास्ता हो सकते हैं, जो हमारे मेंटर हैं, जिनके जरिए, जिनकी उंगली पकड़कर आप निवेश की इस जोखिम भरी दुनिया में आगे जा सकते हैं। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि हमारे जैसे आम निवेशक इस वक्त किस स्थिति में हैं। मुझे गीता का एक श्लोक याद आता है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जीत हार सबको बराबर भाव से देखना। आज का भारतीय इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर खासतौर पर गीता के इसी सूत्र को जी रहा है। वो बिल्कुल निर्वाण की मुद्रा में है। क्या लाए थे बाजार में, क्या ले जाओगे, सब माया है, इस टाइप की परीक्षा से गुजर रहा है। पिछले 18 महीने में बाजार के समुद्र में भयानक मंथन हुआ है। सरकार तो ये कह रही है अमृत काल है, लेकिन फिलहाल अभी से जहर ही निकला है। रत्न और अमृत का इंतजार हो रहा है। बजट भी बीत लिया, ट्रेड डील भी हो ली, रिजर्व बैंक ने भी अपनी पॉलिसी का झंडा गाड़ दिया, लेकिन इस मंथन से निकले हलाहल के या जहर के बैरल बढ़ रहे हैं। 2025 में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा विदेशी निकाल ले गए बाजार से, अब तक का सबसे बड़ा एफआई आउटफ्लो। फरवरी 2026 में सोना 3 दिन में 47,000 रुपये टूट गया। चांदी एक 1.5 लाख से ज़्यादा गिरी। फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा बीटा बनने लगा। मल्टी एसेट फंड्स के पहचान पर सवाल उठने लगे। और ऊपर से जो कुछ बचा खुचा था बजट 2026 में एसटीटी की बढ़ोतरी से आर्बिट्राज और एसआईएफ को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये वक्त इतनी जल्दी कैसे बदल गया। डेट फंड पे टैक्स की राहत भी गायब है और वॉलेटिलिटी अब अपवाद नहीं है, रोज की हकीकत बन गई है। निवेशक डटे हैं, यूं कहें कि मजबूर हैं। 2025 में 14 लाख करोड़ रुपए का एवीएम बढ़ाया निवेशकों ने। एसआईपी 31,000 करोड़ रुपए महीने की हो गई। डीआईआई ने करीब 7 से 8 लाख करोड़ की खरीद की। हर एफआई की बिकवाली को सोख लिया। इंडस्ट्री का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 70 लाख करोड़ के पार है। लेकिन हकीकत यह है कि बाजार में अब हर हथियार चल चुका है, हर रणनीति आजमाई जा चुकी है, हर तरह के इमोशंस का खेल हो चुका है। अब आगे क्या, वो सुबह कब आएगी अच्छे रिटर्न वाली। बाजार हर दिन जटिल होता जा रहा है। लॉन्ग शॉर्ट फैक्टर, थीमेटिक, एनएफओस, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। इन सबको खोलने के लिए आज हमारे साथ हैं सीमांत शुक्ला, क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। सीमांत शुक्ला ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम को हर एंगल से, हर कोण से देखा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट। 24 साल की उनकी यात्रा है, आईसीआईसीआई से लेकर रिलायंस, एडलवाइस और जीएम फाइनेंशियल तक। उन्होंने तेज ग्रोथ भी देखी है और मुश्किल फैसलों की कीमत भी चुकाई है। पिछले साल अप्रैल से वो क्वांटम की कमान संभाल रहे हैं। वो समृद्धि शास्त्र के मेहमान इसलिए हैं क्योंकि वे एक ऐसे फंड के मुखिया हैं जो म्यूचुअल फंड की भीड़ से बिल्कुल अलग है। आप कहेंगे अलग क्या, सारे फंड एक जैसे होते हैं, पर क्वांटम एक ऐसा फंड हाउस है जो कहता है कि कम ही ज्यादा है। क्वांटम म्यूचुअल फंड न सबसे बड़ा, न सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला, लेकिन एक बात पर अडिग, इंटीग्रिटी पर, सत्य पर, साफगोई पर। क्वांटम पहला फंड है जिसने 1996 में इंटीग्रिटी स्क्रीन शुरू की। पहले गवर्नेंस, फिर निवेश में साफगोई, सीधी बिक्री, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं, इंडस्ट्री का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो। क्वांटम एक अनोखा फार्मूला लागू करता है, 12-20-80। सीमांत से पूछेंगे कि क्या होता है। सीमांत, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप बड़े मौके पर आए हैं। हमारे पास वो सारे सवाल हैं जो आज का हर म्यूचुअल फंड निवेशक पूछना चाहता है, खासतौर पर बजट के बाद और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद। धन्यवाद अंशुमान जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो शुरू करते हैं सीमांत के साथ अपनी बातचीत। सीमांत, 12-20-80 क्वांटम का ये फार्मूला बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चा में रहता है। पहले आप इसी को बता दीजिए, यहीं से हम बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे सर अंशुमान जी, बड़े थंब रूल मॉडल चलते हैं। देखिए, पर्सनल फाइनेंस, वैसे तो पर्सनल वर्ड पैसे पहले आता है, फाइनेंस बाद में आता है, तो हर एक का अपना रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न प्रोफाइल और लायबिलिटी के हिसाब से हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है। उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन कई थंब रूल चलते हैं जो ब्रॉडली एक मास मार्केट में आपके चल सकते हैं। जैसे एक होता है 100 माइनस योर एज शुड बी मनी यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो अगर आप 40 साल के हैं तो 60%, 100 माइनस 40, 60% आपको इक्विटी में डालना चाहिए। इसी प्रकार से कई अलग अलग प्रकार के रूल हैं ग्लोबली। कुछ समय पहले एक ट्वीट भी आया था, आई थिंक किसी एफआईए के सीआईओ का, कि भाई 40-60 गया तो ग्लोबली एक थंब रूल चलता है एसेट एलोकेशन का 60-40।
जो ये कहता है कि भाई 60 रुपये आप इक्विटी में डालें और 40 रुपये आप डेट में डालें, आपका मोटा मोटा एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो बनेगा। उनके ट्विटर हैंडल से और एक्स हैंडल से देखने में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो चीज़ 2022-23 से क्वांटम एज अ ग्रुप प्रमोट कर रहा है 12-20-80, तो उन्होंने भी जो कहा था कि 40-60 की जगह उन्होंने कहा था 20-20 और 60। तो इक्विटी में आप 60 रखें, 20% डेट में और 20% गोल्ड में। हमारा जो 12-20-80 है थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसिडरिंग कि भारत में जो कहते हैं पेंशन्स और ये बड़ी सीमित मात्रा में है और सोशल सिक्योरिटी अपने देश में अभी धीमे धीमे बढ़ रही है। अधिकतर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं या बिजनेस साइड में है, तो इमरजेंसी फंड भी एक रिक्वायरमेंट है। अल्टीमेटली अगर अपन बात करें इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, आपको बाकी सारी चीज़ें प्लान हो सकती हैं, चाहे बच्चे की पढ़ाई है तो आपको मालूम है कब पढ़ने जाएगा, कौन सी कक्षा के बाद जाएगा, या शादी ब्याह है तो वो भी आपको पता है। मुख्य होता है आपका हेल्थ, कि अचानक घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े, तो वो इमरजेंसी फंड है। तो हमारा कहना है कि 12 महीने का आपका जो मासिक खर्चा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से, और 12 महीने का आप अपना एक इमरजेंसी कॉर्पस बना दें, उसको आप लिक्विड फंड में डाल दें जो सेफर है। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करने की ज़रूरत है, कोई लॉक इन नहीं, कोई एग्जिट नहीं। 7 दिन का एग्जिट पीरियड होता है, बट एटलीस्ट आपका पैसा सेफ है, ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है और कभी भी आप निकाल सकते हो। तो 12 महीना ये, और ये 12 महीने का थंब रूल है। एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर अच्छा पैसा बना हुआ है तो शायद 6 महीना रख सकते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 24 महीने के लिए रख सकते हैं, बट 12 एक मोटा मोटा हिसाब। बचा हुआ जो पैसा है उसको हम कहते हैं 20 रुपये आप गोल्ड में डालें और 80 रुपये इक्विटी के अलग अलग प्रकार के फंड्स जो कि हम लोग के पोर्टफोलियो में हम दिखाते हैं उसमें डाल सकते हैं। तो 12-20-80 का तात्पर्य ये है कि 12 महीने आप लिक्विड का इमरजेंसी फंड डालें और 20 रुपये आप गोल्ड में डालें, 80 रुपये, और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आपके रिटर्न काफ़ी स्थिर, ठीक ठाक और स्लाइटली लोअर वोलेटिलिटी के साथ आपको मिलेंगे। 12 से मतलब आपका ये है कि जो साल भर की आपका खर्च है या हर महीने का जो खर्च है उसका कितना परसेंटेज? 12%? नहीं, 12 महीने का। 12 महीने का मासिक खर्चा जो आपका है, हाँ। महीने का मंथली एक्सपेंस जो है उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें, तो 12 महीने का आप पैसा एक सेफ लिक्विड फंड में डाल के रख दें। ठीक है। जो बचा हुआ पैसा है, अब ये आपका इमरजेंसी फंड है कि 12 महीने तक आपका मासिक खर्चा निकल सकता है अगर कुछ हो भी जाए तो। जी। बचा हुआ 80-20 के रेशो में आप इक्विटी और गोल्ड में डाल दें, 20% गोल्ड में डाल दें, 80% इक्विटी में डाल दें। और इक्विटी में हमारे पास एक्टिव पैसिव के फॉर्मूलेज हैं तो उसके थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सर 3 दिन में सोना 47,000 टूटा, चांदी कहाँ से कहाँ आ गई जी। अब सेफ हेवन पे ही डर लगने लगा लोगों को, जिनको आप सेफ हेवन मानते थे। तो आप कैसे अब घबराए हुए निवेशकों को समझाते हैं? 20 तो फेल हो गया। देखिए 20, मैं वही कहूँगा कि 20 फेल नहीं हुआ। अगर अपन बात करें आज से 2.5-3 साल पहले, या मैं अप्रैल की बात करूं, शायद डॉलर टर्म में 3200-3100 के आसपास था जी। तो 3200 अगर आपने 3200 के तरह आपने अगर 20% डाला था, और आज अगर ऑलमोस्ट 5000 के आसपास, 4900 के आसपास डॉलर टर्म में अगर मैं बात करूं तो हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना बन गया है, राइट, 1.5 गुना से ज़्यादा। तो आपका जो 20 था वो ऑलरेडी 30 हो चुका है। तो अगर आपका, मैं कहता हूँ 5-10% करेक्शन भी हुआ, सही देखिए ये जो भी चीज़ें हैं ये शॉर्ट पीरियड में नहीं देखनी चाहिए। हुआ क्या है कि पिछले कोविड के बाद से इक्विटी की भी रैली बहुत बड़ी अच्छी रही, और अभी पिछले 1-1.5 साल में मेटल भी भागे। अब ये मेटल यूजुअली गोल्ड तभी होता है जब फियर फैक्टर हो, सेफ्टी आदमी देखे। ऑब्वियसली यूएस के जो डॉलर रिजर्व हैं वो यूजुअली सेफ हेवन माने जाते थे, बट जो भी घटनाक्रम जियोपॉलिटिकल चल रहा है जिसके कारण अभी उस पर भी थोड़ा हल्का सा कहना चाहिए बदलाव लग रहा था, इसलिए गोल्ड ज़्यादा बिका। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, ये एसेट एलोकेशन 1 साल, 6 महीने 8 महीने के लिए नहीं है। अगर मेरे को ये लगता है कि जितने भी निवेशक हैं उनको ब्रॉडली देखना चाहिए देश किस ढंग से ग्रो कर रहा है, और अगर हम कहते हैं 6.5-7% की एक नॉर्मल रियल जीडीपी ग्रोथ है, डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन 2.5-3% से लेकर 4% की आपकी नॉमिनल ग्रोथ 10 से 11-12% तक जा सकती है। शेयर मार्केट यूजुअली आपको, इक्विटी मार्केट शुड गिव दैट और स्लाइटली बेटर देन दैट, क्योंकि आप कैपिटल एट प्रीमियम रिस्क पे ले रहे हैं। और अगर ब्याज दरें कम होंगी तो आपका इंटरेस्ट रेट वाला कहानी जो है वो कम रहेगी, क्योंकि आपको ब्याज कम मिलेगा।
तो आप दोनों को मिला के अगर एसेट एलोकेशन का देखें तो एसेट एलोकेशन यही कहा जाता है कि विविध प्रकार के एसेट्स को डालना जो आपस में कोरिलेटेड कम हो, क्योंकि कभी कोई एक ऊपर होगा, कभी कोई एक नीचे होगा। तो 12, 20, 80 उस परिदृश्य को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि भाई आप किसी भी प्रकार में आपको एक सस्टेनेबल ठीक ठाक रिटर्न मिले, उतार चढ़ाव मार्केट के तो चालू रहेंगे। सर गोल्ड को आप ट्रैक कर रहे हैं और अब क्वांटम शुरुआती फंड्स में सा था जब गोल्ड को इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं माना जाता था। एक दौर तक तो फंड मैनेजर मानते थे कि गोल्ड वो जॉन बेर्नार्ड केन्ज कहते थे बाबरिक रेलिक है और इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये तो संक इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यूएशन नहीं। लेकिन धीमे धीमे पिछले 3-4 साल में, 2 साल में खासतौर पर मेन स्ट्रीमिंग हो गई गोल्ड की। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ETF और गोल्ड और सिल्वर की ETF इतना बड़ा एसेट क्लास क्रिएट हो जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप क्वांटम में गोल्ड को और सिल्वर दोनों को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। गोल्ड में जो हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, इसके अंडरलाइंग रीज़न क्या है? क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जब तक मेटल मार्केट में थी, मेटल बायर्स के लिए थी, बुलियन बायर्स के लिए थी, तो वहाँ फिजिकल गोल्ड था और वो होल्ड करके रखा जा सकता था। अब एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 2 साल में है जिसका कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है, सारा का सारा ETF है डिजिटल गोल्ड में। उसे जब मार्केट में 10-10 दिन में, एक दिन में 10-10%, 15-15% ETF करेक्ट होता दिखता है, तो उनको लगता है कि सेफ हेवन मेटल तो हाई बीटा स्टॉक हो गई हैं, मीम कॉइन की तरह ट्रेड होने लगी हैं। आपको क्या लगता है, आपका न्यूआंस्ड व्यू क्या है? आखिर गोल्ड और सिल्वर में ये जो वॉलेटिलिटी हमें पिछले 1 महीने से, 15 दिन से दिख रही है, 20 दिन से, इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न क्या है? इन्वेस्टर्स को बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपका कहना सही है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूंगा कि ETF जितने भी हैं भारत में वो गोल्ड के द्वारा बैक्ड होते हैं। हाँ, फिजिकल गोल्ड, हाँ, नहीं फिजिकल डिजिटल गोल्ड का अलग रहता है, बट फिजिकल गोल्ड में नहीं, सारे ETF बैक्ड हैं, लेकिन जब प्राइसेस ऊपर नीचे प्राइसेस मूवमेंट का मैं बताता हूँ। तो अगर आप गोल्ड की ओवरऑल ग्लोबल वो देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर सेफ हेवन माना जाता था कि कुछ नहीं है तो डॉलर ले लो, डॉलर में इन्वेस्ट कर दो एंड ऑल दोस थिंग। अभी जिस प्रकार की यूक्रेन क्राइसिस के बाद कुछ अकाउंट्स फ्रीज हुए डॉलर में, तो सभी देशों की सरकारों को थोड़ी एक असमंजस की स्थिति आई और कई लोगों ने डॉलर की जगह दूसरे ऑप्शन भी स्टार्ट किए। अगर आप देखें तो मोटा मोटा ग्लोबली डेट जो अमेरिका की करीबन $38 ट्रिलियन के आसपास है और $23 ट्रिलियन की उनकी इकनॉमी है। आज की डेट में अगर आप सोचें कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए युआन, येन या GBP हो, तो शायद अभी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी डेप्थ नहीं है किसी में। तो नेक्स्ट क्या? अच्छा, 70 के दशक से पहले अगर आप पढ़ेंगे पेट्रो डॉलर नाम का, जब सऊदी में ऑयल की खनिज ऑयल निकाला गया, माइन किया गया, तब अमेरिका की डील ये रही कि हर तरीके की सुरक्षा उनको दी जाएगी, हर चीज़ की जाएगी, बट एक ही चीज़ होगी कि सऊदी जो डील करेगा वो डॉलर में करेगा, तेल जो बेचेगा डॉलर में। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस 70 के दशक में भी थी, आज भी है, राइट। अब ठीक है, ऑल्टरनेट आ गए, तब तो शायद इतने भी नहीं थे। तो जिसके कारण डॉलर बाय दिस डिज़ाइन हैज़ बिकम अ मेन करेंसी। तो 70 की बात अगर आपको याद हो कि पहले प्रिंटिंग भी किसी भी करेंसी की गोल्ड बैक्स होती थी, वो ख़त्म हुई 70 के बाद। तो अचानक आपकी छापने की क्षमता, प्रिंटिंग कैपेसिटी बढ़ गई यूएस की, साथ साथ में आपका एक जो मुख्य एनर्जी का सोर्स है वो आपको सिर्फ डॉलर में ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे वो शायद धीमे धीमे डॉलर का डी डॉलराइजेशन ना हो किसी और करेंसी, लेकिन गोल्ड उसका एक क्या कहना चाहिए इक्विवेलेंट रूप में आ रहा है। एक नंबर आपको मैं देता हूँ ब्रॉडली, गोल्ड का अगर आप देखें, गोल्ड अपने 7-8 साल के एक नॉर्मल लल पीरियड के बाद एक ब्रेकआउट करता है। अगर आप देखें 80 से पहले, उसके बाद 2011 वाला एक देखें, अन्यथा अगर आप देखें, मेरे को याद है मैं बैंक में काम करता था, 2002 से लेके 2011-12 तक, 10 तक रादर, वो $250-300 से $600 के बीच ही रहा। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट किया तो $2000 का कभी ब्रेकआउट नहीं किया, जो अभी किया बाद में। तो गोल्ड की अगर आप देखें 8-9 साल की एक लल पीरियड रहता है, एक दबाव वाला क्षेत्र रहता है, उसके बाद स्प्रिंग बढ़ती है। सेकेंडली एक मोटा मोटा नंबर एक है, वेरियस एस्टिमेट है, कोई श्योर शॉट नहीं, लेकिन आपको बताऊं, अगर आप देखें तो करीबन 2.56 लाख मीट्रिक टन अभी तक गोल्ड निकाला गया है ग्लोबली। नॉन खदान जो है करीबन 56,000 मीट्रिक टन की है, उनमें से सालाना करीबन 3-3.25 हज़ार मीट्रिक टन निकाला जाता है। अगर आप पिछले 3 साल देखें, सरकारें जो यूजुअली 400 से 500 मीट्रिक टन
सालाना लेती थी उस 3000 में से, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1000 हो गया है। इसके साथ साथ अगर आपको पता ही है कि गोल्ड का लंदन इज़ अ बुलियन मार्केट, कॉमेक्स भले न्यूयॉर्क में है, कई गवर्नमेंट ने अपने गोल्ड वापस भी मंगाए इंक्लूडिंग भारत। और पिछले 1 साल 1.5-2 साल का देखें तो सभी गवर्नमेंट ने इक्का दुक्का छोड़ दें जिनको पैसे की जरूरत थी, सभी ने गोल्ड को काफ़ी खरीदा। हाँ, सब सारे सेंट्रल बैंक से अब अचानक एक सेट इक्विलिब्रियम चल रहा था, एक समानांतर चीज़ें चल रही थी। 400 की जगह अगर आप या 500 की जगह आप 1000 मीट्रिक टन सालाना बढ़ा देंगे तो सप्लाई तो होती है, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहा। तो एक करेंसी वाला डर जियोपॉलिटिकल, दूसरा आपका सप्लाई डिमांड के कारण। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर अगर अपन कहें, हमेशा कहा जाता है कि भाई इज़ अ कज़न ऑफ गोल्ड द वे, अगर आप हंट ब्रदर 1980 की कहानी पढ़े तो उसमें भी तेज़ी गई थी। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट रहा कि पिछली जितनी भी रैलियाँ हैं स्पेकुलेटिव रही हैं, सिल्वर तेज़ी से बढ़ा लेकिन कभी $50 के ऊपर नहीं गया था। इस बार उसने तोड़ा है $50 का और काफ़ी ऊपर तक गया। बट सिल्वर का अगर आप हमेशा देखेंगे, सिल्वर को मैं प्रेशियस मेटल नहीं मानता हूँ। प्रेशियस मेटल गोल्ड प्लैटिनम है, क्योंकि सिल्वर का 53% इज इंडस्ट्रियल है। और सोच ये है, अगर मैं आपसे पूछूं अंशुमन जी की, जहाँ जहाँ सिल्वर उपयोग होता है, लेट्स से सोलर पैनल, फ़ोन की चिप्स, टीवी की चिप्स, ईवी, अगर आप पिछले 1 दशक का समय देखें तो सभी जितने भी फिनिश गुड है जो मैंने बोले, इनकी कीमतें कम हुई हैं। अग्री करेंगे आप? अगर किसी भी चीज़ की फिनिश गुड की कीमतें कम हो रही हैं तो उसकी रॉ इनपुट मटेरियल एक लेवल के बियॉन्ड खर्चे पे नहीं जाएगी। मेरा सोचना ये है, अगर मैं 100 रुपये का एक माल बना रहा हूँ जिसमें रॉ मटेरियल मेरा 50 रुपये का है, एक लेवल के बाद वो मेरा मार्जिन हिट करेगा। या तो मैं सप्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट ढूंढ लूँगा कि जो उसके जैसा हो, जैसे पेट्रोल में इथेनॉल करके यू कैन इंक्रीज, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। तो मुझे एक तो वो लगता है। दूसरा, सप्लाई डिमांड का गैप है, लेकिन डिमांड ओवरऑल स्टैग्नेंट है। तो दैट वन थिंग जिसके कारण 30-32 से एकदम 113-112 तक गया और अब 70-76 के आसपास आ गया। तो ये एस्टिमेटेड था। हमारे फंड मैनेजर चिराग, उनका काफ़ी दिन से कई जगह पे उन्होंने व्यू अपने प्रेषित किए थे ये कि सिल्वर में करेक्शन नहीं आएगा, क्रैश आएगा, और वही हुआ। तो हमें लगता है। और दूसरा एक और है कि सर एज अ फंड मैनेजमेंट अगर अपन बात करें, जब सिल्वर तब अच्छा करेगा जब इंडस्ट्री अच्छी करेगी, जब इंडस्ट्री अच्छी करेगी तो इक्विटी मार्केट भी अच्छा करना चाहिए। तो रादर देन पार्टिसिपेटिंग 50% इंडस्ट्रियल गुड एंड 50% प्रेशर्स, मैं फिर पूरा इंडस्ट्रियल इक्विटी के थ्रू कैप्चर कर सकता हूँ, राइट, स्टॉक मार्केट, क्योंकि इंडस्ट्री का ट्रू रिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन गोल्ड मुझे लगता है कि अभी इस समय रहेगा। इसीलिए करेक्शन भी अगर आप देखें तो गोल्ड में करेक्शन हुआ है और रादर सिल्वर में क्रैश हुआ है। हाँ, सिल्वर में क्रैश हुआ है। सर, एक सवाल जो बाजार में अब दिख रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, कि फ्लेक्सी कैप फंड्स पैसिव फंड से मात खाने लगे हैं। इस कैटेगरी को क्या अब रीथिंक करने की ज़रूरत आ गई है? ऐसा लगता है आपको कि ये साइक्लिकल चेंज ही केवल है, इसके बाद वापस चीज़ें बदलेंगी? सर, 2 चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी बहस चलती है एक्टिव वर्सेस पैसिव की। दोनों के अपने अपने उपयोगिताएं हैं और दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज फ्लेक्सी कैप भी भारत की सबसे बड़ी 80 लाख करोड़ में से 5.5 लाख करोड़ ऑलमोस्ट इज फ्लेक्सी कैप। आई थिंक पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो स्मॉल और मिड कैप में करेक्शन लार्ज कैप से ज़्यादा था। फ्लेक्सी कैप ऐसा फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर को आप पूरी छूट देते हैं, पूरा कैनवास देते हैं कि भाई आप मिड कैप में डाल लो, मिड कैप में डालें, लार्ज कैप में डाल लो, लार्ज कैप में डालें, स्मॉल कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालें। अगर अधिकतर फ्लेक्सी बैंड, क्योंकि 1 साल पहले स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनका एलोकेशन ज़्यादा रहा होगा। जो करेक्शन का इम्पैक्ट रहा बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप शायद ज़्यादा रहा। और इंडेक्स फंड यूजुअली आपके, लेट्स से अगर मैं आपको स्मॉल कैप की भी कहानी दूँ, स्मॉल कैप का इंडेक्स है 250 फंड का। कंपनियाँ टोटल भारत में रजिस्टर्ड है लेट्स से 6000। तो 250 अगर ऊपर की 250 और प्लस 150 और 100 निकाल दे तो 500 कंपनियाँ, अगर 5,500 कंपनियों की टेल है, राइट। फंड मैनेजर का काम होता है कि इंडेक्स हगिंग ना करे, उसके बियॉन्ड एक्टिव फंड मैनेजमेंट ले। तो हो सकता है कुछ स्मॉल कैप नहीं हो, लेकिन जो इंडेक्स है वो सिर्फ 250 को दर्शाता है, जबकि टेल बहुत लंबी है, करीबन 5,500 कंपनियाँ हैं। तो ऑब्वियसली मूवमेंट हर एक का अलग होगा, तो वो सही ढंग से देखना गलत होगा। सेकेंडली, लार्ज कैप का यूजुअली इंडेक्स सोचते से आदमी के दिमाग में निफ्टी आता है या सेंसेक्स आता है।
तो ऑब्वियसली लार्ज कैप में करेक्शन कम हुआ है, और फ्लेक्सी कैप क्योंकि उसका डिज़ाइन ऐसा है जिसके कारण हो सकता है मिड एंड स्मॉल कैप की हिट उसे ज़्यादा आई हो। बट ब्रॉडली मुझे लगता है अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए जा रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप एक भारत की उस इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ी है। जितने भी नए आईपीओ आते हैं यूजुअली वो स्मॉल कैप का या मिड कैप का ही पार्ट बन पाते हैं 1-2 साल में, आगे जाके वो लार्ज कैप बनते हैं। और जो नए सेक्टर जितने भी अगर आप देखें, दे हैव ऑल बीन शोन अंडर स्मॉल एंड मिड कैप, राइट। और दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, लाइक फॉर एग्जांपल पैथ लैब्स हो गए, आपके जितने भी ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओज आए हैं, जितने भी ब्रोकरेज आए ना, कुछ तो वाकई बड़े हो गए, अब लार्ज कैप भी हो गए। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप आईपीओज कम थे जो इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट ज़्यादा उससे करते हैं और फ्यूचर डायरेक्शन भी एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा एक 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 सर्टेन पीरियड को देख के कि भाई पैसिव प्रोडक्ट आर बीटिंग फ्लेक्सी कैप। हर एक का समय रहता है, हो सकता है मार्केट अगर फिर भाग जाए और कवर अप हो जाए तो देन ये नरेशन चेंज हो जाएगा। सर लेकिन एक चीज़ और है कि पैसिव अगर एयूएम के में हिस्सा देखें 17% के आसपास एयूएम का हिस्सा हो गया, और सेबी अब परफॉर्मेंस को एक्सपेंस से जोड़ रहा है यहाँ पे। अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको लगता है कि अब एक्टिव फंड मैनेज प्रीमियम प्रोडक्ट बन रहे हैं? क्योंकि एक्टिव फंड्स को हमने कंसिस्टेंटली देखा है पिछले 1 साल में, खासतौर से जो पिछला साल सबसे चुनौतीपूर्ण था जिसकी बात हमने आपसे शुरुआत में की थी, वहाँ एक्टिव फंड मैनेजमेंट का अपना परफॉर्मेंस पैसिव से पिछड़ रहा है। और ये इन्वेस्टर्स को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास क्या वो ग्रिप या वो चीज़ें नहीं बची हैं जो उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकें। सर मुझे इसमें थोड़ा मेरे 2 थॉट है इस चीज़ को लेके। हर इन्वेस्टर अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर है। अगर आप ऐसा कैलकुलेटर है तो हो सकता है आप अल्फा की एक्टिव की रिस्क ना लेके बीटा प्रोडक्ट लें विच इज़ पैसिव। बट भारत जिस प्रकार का विस्तृत देश है, जिस प्रकार की नई कंपनियां आ रही हैं, जिस प्रकार से नई इकनॉमी आ रही है, मुझे लगता है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा स्कोप है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे अगर अपन देखें ईपीएफओ का पैसा ईटीएफ में जा रहा है, पैसिव में जा रहा है। लार्ज फैमिली ऑफिस जो खुद फंड मैनेजर बैठाते हैं या उस टाइप के सीआईओ रखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसिव लेते हैं, वो एक्टिव की रिस्क खुद हैंडल कर रहे हैं एलोकेशन के थ्रू। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो फंड मैनेजमेंट में आपने अभी बोला कि परफॉर्मेंस फ़ी का मॉडल है, परफॉर्मेंस फ़ी ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड के अलावा प्लेटफॉर्म है एसेट मैनेजमेंट के, जैसे एआईएफ हो गया या पीएमएस में थे। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट रिटेल की साइड ला रहे हैं। बट मैं फिर ये कहूँगा कि शॉर्टर पीरियड में किसी भी फंड को सिर्फ इंडेक्स से जोड़ के देखना कि भाई अंडर परफॉर्मेंस है ओवर परफॉर्मेंस, तो लॉन्ग टर्म में देखिए। सर आपको ये भी देखना पड़ेगा अंशुमन जी की फंड की अपनी फिलॉसफी क्या है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को एक स्ट्रेट जैकेट में रखते हैं। हर फंड मैनेजर अपनी एक थॉट, अपनी एक फिलॉसफी, अपनी एक थ्योरम लेके आता है, उस प्रोसेस पे रखता है। और जहाँ तक कि आपके एक्टिव फंड जो पैसिव फंड है वो ऑटोमेटिकली फ्री फ्लोट मॉडल पे शेयर आते हैं, शेयर अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव ऑटोमेटिक होता है। बट मुझे लगता है कि 3 से 5 साल में यू विल सी कि एक साइकिल होनी दीजिए। अभी एक साइकिल के लेग पे अपन कहें कि एक्टिव फंड काम नहीं कर रहे, ये शायद अनुचित होगा। सर एक और जो बजट से इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन मिला हमको वो एसटीटी का मिला जी। एसटीटी एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का था। इसके बाद आपको क्या लगता है कि आर्बिट्राज और एसआईएफ ये कैटेगरी स्ट्रक्चरल तौर पे कमज़ोर हो गई है? मुझे नहीं लगता सर। देखिए आर्बिट्राज की अगर अपन बात करें, एसआईएफ अभी नया ही है, तो मैं कहूँगा 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास, 7-7.5 हज़ार के आसपास का एम टोटल इंडस्ट्री का होगा। बट आर्बिट्राज एक काफ़ी बड़ी कैटेगरी है, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास की होती है, क्वार्टरली अपने होता है। मोटा मोटा स्टडी में अगर आप देखें तो आर्बिट्राज में साल जो भी रोल होता है मंथली बेसिस पे 2 से 2.5 पैसे का आसपास का खर्चा आएगा, बढ़ेगा। तो मोटा मोटा 22-24 पैसे का आपका वो खर्चा प्लस माइनस और जोड़ लीजिए 6 पैसा, मुझे लगता है 25 से 30 पैसे का खर्चे का इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आज भी अधिकतर लोग जो आर्बिट्राज में डालते हैं वो पार्किंग प्रोडक्ट है, 1 महीने के बियॉन्ड। अगर आप उसे लिक्विड या उस टाइप के परफॉर्मेंस से करें तो अभी भी जो टैक्स का जो आर्बिट्राज मिलता है, लिक्विड वर्सेस आर्बिट्राज, स्टिल मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू, अगर दोनों प्रोडक्ट बराबर का रिटर्न दे रहे हैं अज्यूम करिए, तब भी आपको वहाँ पे 12.5% का आपका टैक्स लगता है साल के अंत में। यहाँ पे आपका फुल मार्जिनल टैक्स लगता है।
25 से 30 पैसे का इम्पैक्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, मोटा मोटा कैलकुलेशन ये कहता है। तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। बड़ा फर्क नहीं। सर पैसिव फंड में अब हमें एक बड़ा हिस्सा ETF का था, गोल्ड सिल्वर ETF का जी। और अब वो यूफोरिया वो जो परिस्थिति पिछले साल की थी, जो पूरी दीवानगी थी, वो अब धीमे धीमे नीचे बैठ रही है। तो इसके बाद आपको लगता है क्या वापस हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट की वापसी होती देखेंगे? सर एक्टिव फंड तो आपका और भी एसेट क्लास में भी है, लेकिन हाँ जो कमोडिटी या मेटल, प्रेशस मेटल रिलेटेड रहा कि आज अपन देखें तो गोल्ड में ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ और 72 हज़ार करोड़ सिल्वर ETF में आए। मेरे ख्याल से एक रैली का जो मेरा सिंपल एक सबमिशन है, स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये उतार चढ़ाव और नॉइसेस कई बार आपको परेशान करती है। जैसा भी अपन बातचीत भी कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। तो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अगर आप सही एसेट एलोकेशन करके उसको रखें, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कई इन्वेस्टर और कई पार्टनर, एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर पूछते हैं कि भाई अभी क्या करना चाहिए, गोल्ड में लगाएं कि नहीं लगाएं। बड़ा पेचीदगी वाला सवाल है। जब आप 3,000 से 4,000, 4,500 हो जाए गोल्ड डॉलर टर्म में, तो हमारा एक ही सुझाव होता था सोचने लायक कि अगर आपका ऑलरेडी 12-15% है या था गोल्ड या इस टाइप के प्रेशियस मेटल में, वो अब दुगना हो गया है, 1.5 गुना हो गया है, तो उसकी आप ट्रिम करके अपना वापस एसेट एलोकेशन रीबैलेंस कर लो। अगर नहीं है तो हर करेक्शन में थोड़ा ज़्यादा डालो और स्टैंडर्ड सिंपल SIP के मोड में आप 12-15 तक ले आओ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 12-15%, 6%, क्योंकि इन्फ्लेशन के आगे, मेरी माता जी बड़े अच्छी चीज़ कहती थी, उन्हें पुराने लोगों का वो होता है, कहती कि घर का खर्चा चलाने का 1 तोला सोना के कीमत के बराबर होता है। ये अब अपन अलग ढंग से सोचें कि घर की गृहणियाँ नहीं समझती, बट लास्ट ईयर सभी ने गोल्ड में इतना फोकस किया है। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा थंब रूल है कि इन्फ्लेशन एक ढंग से एडजस्ट हो रही है घर के खर्चे की, बट 12-15% के आसपास या 20% के आसपास, जो हमारा 12-20-80 है, गोल्ड में डाल के आप उसको कर सकते हैं। तो लेना ना लेना डिपेंड करता है कि आपकी उस समय वस्तु स्थिति क्या है। कि आप अंडर इन्वेस्टेड है तो लीजिए, क्योंकि आगे जाके फिर वो एक साइकिल आएगी, प्लस माइनस होगा। और जहाँ तक इक्विटी का सवाल है सर, आई थिंक एक साइड की रैली हमेशा बुरी होती है, क्योंकि उससे यूफोरिया आता है, ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं, और फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें, एंड 2000 हो, 2006, 2008 हो, तो ये देखे हैं हमने। जब यूफोरिया के बाद अचानक गिरावट आती है तो लोग झेल नहीं पाते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े करेक्शन, ज़्यादा लंबे करेक्शन आने की है, थोड़े करेक्शन आए तो यूफोरिया एटलीस्ट नहीं बने। सर एसेट एलोकेशन की बहुत चर्चा होती है। एक और म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसने तमाम नए यंग इन्वेस्टर्स को, इनिशियल इन्वेस्टर्स को आकर्षित भी किया, और अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में ये कैटेगरी 2 साल में काफ़ी बड़ी हुई, मल्टी एसेट फंड की। लेकिन जब सारे एसेट एक साथ गिरे तो फिर तो ये वादा ही टूट जाता है एसेट एलोकेशन का। बात सही है, लेकिन यूजुअली सर अब एक ज़माने में एक आ जाता था, आई थिंक जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, कि भाई डेट और इक्विटी इन्वर्सली को रिलेटेड होते हैं। लेकिन 2004 में हमें समझ आया, जब G-Sec यील्ड सब 5 लेवल आ गई थी, मुझे आज भी याद है, और इक्विटी मार्केट भी अच्छा कर रहा था। तो वो जो लॉन्ग टर्म रूल है, शायद हर बार राज़ी नहीं होता। अभी भी मे बी 90% टू द 10% रेशो होगा कि 90% है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप एसेट एलोकेशन देखेंगे कि डेट, अगर ब्याज दरें बढ़ती है सपोज करिए, तो आपके फंड मैनेजर यूजुअली अक्रूवल में मूव कर जाते हैं, जहाँ ब्याज ग्रहण करते रहते हैं, जस्ट लाइक FD। तो वो आपको एक क्वेश्चन दे देता है। अब गोल्ड की रैली आ गई है तो ऑब्वियसली थोड़ा करेक्शन होगा, लेकिन अगर रैली इस टाइप की आएगी तो थोड़ा बहुत करेक्शन ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए ठीक है। आप नॉर्मली अगर आप एक ठीक ठाक ढंग से पैसा बना रहे हैं, 12%, 13% का अगर आपको रिटर्न छूट जाता है, तो मेरे ख्याल से 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, राइट, विच इज़ फेयरली डिसेंट नंबर। पिछले साल नहीं छूटा 12% किसी का। अब एक आध साल सर, इसलिए कहते हैं ना कि इट इज़ लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 से 6 साल तो देखें, क्योंकि हर एसेट की अपनी एक साइकिल रहती है सर, और उस साइकिल में आपका फ्रॉथ भी आता है, फोम भी आ जाता है, कि सेंटिमेंट भी आ गया, लिक्विडिटी का भी झोंका लग गया। तो जब ज़्यादा तड़का लग जाता है तो तेज़ी भी ज़्यादा होती है, लेकिन रिटर्न उससे 2 साल पहले भी तो आपके बहुत ज़्यादा थे। तो जो कहते हैं ना, मीन रिवर्सल होता है।
हर चीज़ अपनी एवरेज पे आ जाती है। जैसे कहते हैं ग्रेविटी अपने आप को खींचती है, उसी प्रकार से अगर लंबी लाइन देखें तो हर चीज़ अपनी ग्रेविटी पे आती है। अगर आपके रिटर्न बहुत ज़्यादा हैं तो वो करेक्ट होंगे, बहुत नीचे गए तो उठेंगे भी। तो मेरा सोचना ये है कि शॉर्टर पीरियड 1 साल इज़ नॉट अ राइट टाइम, इट स्पेशली विथ इक्विटी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इक्विटी कहावत भी है कि शेयर मार्केट इक्विटी कैन चेक योर पेशेंस एंड कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन योर पेशेंस। तो ये कहावत बनी है सोच समझ के 100-200 साल की साइकिल देखने के बाद। बट ब्रॉडली मुझे लगता है 10-12% का रिटर्न अगर इस टाइप की इकोनॉमी में आपका बनता है विच इज़ फेयरली गुड, लॉन्ग टर्म में आप ठीक ठाक वैसे बना लेंगे। कंपाउंडिंग तभी आती है। सर कब से बनना शुरू होगा 10-12% का रिटर्न? आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस समय फंड मैनेजर की काबिलियत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब सर मार्केट एक तरफा तेजी लेता है या किसी भी एसेट क्लास की, ना केवल इक्विटी की, हर किसी को लगता है कि पैसा बनाना इजी है। मेरे ख्याल से पिछले 5-7 साल में ऐसा लग रहा था कि लोग भूल गए थे कि डेट भी कुछ होता है, एसेट एलोकेशन भी होता है। मैं खुद वेल्थ साइड में रहा हूँ जहाँ पे मैं क्लाइंट्सों से मिलता था। कई क्लाइंट मुझे ऐसा फील कराते थे कि जो भी फंड मैनेजर काम कर रहे हैं या उससे बढ़िया काम तो वो ही कर रहे हैं, लेकिन ये करेक्शन इस टाइप की थोड़ा आपको धरातल पे भी लाते हैं, हम्बल करते हैं। और ये समय है जब फंड मैनेजमेंट स्किल और राइट काइंड ऑफ फंड मैनेजर, उनकी थॉट, जरूर नहीं हर कोई अल्फा जनरेशन नहीं है, ऐसा जरूर नहीं कि हर फंड मैनेजर ये कहे कि कई हैं इंडिया में फंड मैनेजर जो कहते हैं कि भाई हम नंबर 1 नंबर 2 नहीं रहेंगे, या हम 30% 35% के रिटर्न टाइप नहीं देंगे, हमारी थॉट ये है हम इस ढंग से फंड मैनेजमेंट चलाते हैं और इस प्रकार के रिटर्न रहेंगे। सो ब्रॉडली उस टाइप के फंड मैनेजर इस समय में बड़ा अच्छा, ज़्यादा रिलेवेंट करता है। और ये भी दर्शाता है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी या आपका कन्विक्शन फंड मैनेजर का हर तरह के काल में से चलता है। क्योंकि पुराने टाइम में तो जब बाकी 30 दे रहे थे, आप 15 दे रहे थे तो आप बुरे थे, बट जब आज 8, 10, 12 पे हैं और आप 15 दे देते हो तो बेटर हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से चेक करने के लिए भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा टाइम है कि किस टाइप के फंड मैनेजर को चूज़ किया जाए। सर एक और कैटेगरी है जिस पर पिछले साल भी चर्चा हुई और इधर पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा चर्चा में है डेट फंड्स के ऊपर। बॉन्ड यील्ड्स 6.7 के आसपास हैं, रेपो रेट कट के बाद भी बॉन्ड यील्ड्स कम नहीं हो रही। डेट फंड की बड़ी दुविधा है, इन्वेस्टर्स को रेट कट तो हुए हैं लेकिन टैक्स में राहत नहीं। इन्वेस्टर को कैसे समझाते हैं आप डेट फंड खरीदने के लिए? देखिए, डेट फंड के अगर आप वैसे भी इन्वेस्टर देखें पिछले उस साल में, तो यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि भारत में डेट आज की डेट में अगर देखें तो डेट फंड आ रहे हैं, HNI इन्वेस्टर लेता है जिनको ड्यूरेशन कॉल समझ आता है या एक्रूवल समझ आता है, राइट। जितनी भी ब्याज दरें कटी, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि इनकम टैक्स का लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इम्पैक्ट दे दिया था, GST का बेनिफिट दे दिया। अब वो बजट में अनाउंस करते तो शायद थोड़ा यूफोरिया बनता, और जो पहले कर दिया बात बराबर ही है। और मेरे ख्याल से अच्छा है कि बजट पे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट का ना हो, विच बिकम्स अ नॉन इवेंट फॉर मार्केट, दैट्स अ गुड थिंग। कमिंग बैक टू डेट फंड साइड, सर अगर आप देखें तो यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लेते हैं। रिटेल साइड में नॉन HNI इन्वेस्टर में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली STP के लिए या SIP का जो दूसरा पार्ट होता है STP, उसके लिए कई लोग यूज़ करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आज भी डेट फंड अगर आप FD से कंपेयर करें, क्योंकि FD में आपकी एक्रूवल पे आपको टैक्स लगता है सालाना, डेट फंड में जब तक आप पैसा निकालेंगे नहीं तब तक एटलीस्ट उस पे भी ग्रोथ हो रही है। और ठीक ठाक फंड मैनेजर मेरे ख्याल से, अगर देखिए लोग क्या करते हैं, ये सोचना कि भाई अगर 6.70 की यील्ड चल रही है, लेट्स से SBI का FD रेट 7 है, 7.5 है, जो भी है बैंकिंग का रेट, अगर मैं उस पर 1% रिटर्न दे रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं। म्यूचुअल फंड सोचते हैं कि कैपिटल मार्केट नहीं, आप ये देखिए अगर 6% पे 1% बढ़ रहा है तो 1/6 बढ़ रहा है, विच इज़, या 5% पे आप 6 दे रहे हो तो 20% आपका रिटर्न बढ़ रहा है, प्लस टैक्स का मिल रहा है, लेकिन आपकी रिस्क नहीं बढ़ रही है। सी, तो सोच वो होनी चाहिए कि जो रिटर्न मिल रहा है उसका कितना परसेंटेज आप हो रहा है। अगर 10 मिल रहा है और मैं 12 कर रहा हूँ तो मैं आपका रिटर्न का 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, प्लस टैक्स का बेनिफिट है, तो उसको उस ढंग से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी कुछ समय एक्रूवल का रहेगा, ड्यूरेशन वाला इम्पैक्ट शायद उतना नहीं रहा। 2-2.5 साल पहले अच्छा एक इम्पैक्ट आया था, तो वो भी अगेन साइकिल है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सर FII निकल गए, DII आए, अब ये जो मार्केट हमें दिख रहा है इस समय फरवरी में जब हम इस पर बात कर रहे हैं बजट के बाद, तो ये जो रिटेल ड्रिवन मार्केट है, क्या यही न्यू नॉर्मल है, यही स्थायी भाव है,
या फिर आखिरी गिरावट में जब गिरेगा तो आखिर में छोटा इन्वेस्टर ही फंसता है, फिर बाद में वो हाथ पैर जला के बैठता है? एक मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे इसमें थोड़ी सी दो राय अलग है कि अगर आप 2008 का देखें तो अप्रॉक्सीमेटली एफआई ने तब भी पैसा निकाला था, मार्केट करीबन 50-52% गिरा था। इस बार अगर काउंटर करने के लिए देखें तो रिटेल पैसे के अलावा म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर हाँ, आप लेकिन वो भी रिटेल ही है सर। मतलब हाँ, मैं- रिटेल है, मैं लेकिन जब क्या मैं है, बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ सोच कि- के हिसाब हाँ, सोच अगर आप माने डीआईए में तो रिटेल का इन्वेस्टमेंट शामिल है। मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि एक गाड़ी खुद चलाने वाला है, एक ड्राइवर के थ्रू चलाने वाला है, एक ढंग से। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी पेशेंट कैपिटल होगी कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप खुद डेली देख रहे हो, रोज ऐप पे देख रहे हो, तो उतार चढ़ाव आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट ज़्यादा करते हैं बशर्ते म्यूचुअल फंड के, बिकॉज देयर इज अ लेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंड मैनेजर एंड एवरीथिंग। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि सर अब मोटा मोटा अगर अपन देखें तो रिटेल प्लस डीआई म्यूचुअल फंड मिला के मोटा मोटा उतना ही होल्डिंग है जितनी की एफआई की, 17-16% के 17 के आसपास शायद एफआई की होगी, और करीबन 9.8 और 9 के आसपास 17-18-19 के आसपास ना, और डीआईए की तो होल्डिंग अब ज़्यादा बड़ी होगी। बड़ी होगी। मैं म्यूचुअल फंड और इसकी कह रहा हूँ कि जो रिटेल की। तो एक तो ये चीज़ है कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट भारत में 2019 तक शायद 3-3.25 करोड़ थे, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से 18-20 करोड़ के आसपास पहुंच गए। एक्टिव उसमें से मेरे ख्याल से 6-7-8 करोड़ होंगे। तो एक तो ओरिएंटेशन हो गया है। दूसरा मुझे लगता है बदलाव, जेनजी को लोग बाग बड़ा डिस्काउंट करते हैं कि डोपामाइन एंड ऑल दोस थिंग, बट मुझे लगता है काफ़ी स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। दे आर मोर कॉन्फिडेंट देन आवर जनरेशन मे बी, क्योंकि हम लोग बहुत ओपन अप इकोनॉमी का जस्ट सीखे थे। आज की डेट में जिस ढंग से वो कॉन्फिडेंस है, मैं अभी 2-3 मित्रों के बच्चों से ही मिला तो बड़े शार्प लगे मुझे, इन द सेंस कि वो ये जानते हैं उन्हें क्या नहीं करना है। जॉब के लिए जैसे हम अपना करियर बनते बना है कि नदी की धारा की तरह बहते रहे, वो बड़े क्लियर लगे। तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो लोग जो कर रहे हैं उनको उतना तो समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। क्यों? दूसरा, इन्फॉर्मेशन काफ़ी खुल चुकी है। एक्सपोजर जो पहले हमारे टाइम में शायद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रहता था, आज वो हर शहर के, छोटे शहर में इंटरनेट के थ्रू पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि उसमें गलत नहीं होगा, है उसमें भी प्लस माइनस रहेंगे, लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि अब नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ गए, ट्रेडिंग बढ़ी है, वॉल्यूम, उसमें दोनों चीज़ें। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और रेगुलेशन से भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की हिदायतें और रेगुलेशन उस ढंग से ट्वीक कर रहे हैं जिससे कि ओवरफ्लो ना हो। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड का कुछ हद तक चेंज है। हो सकता है थोड़ा फ्रॉथ हो, मे बी 100 की अगर हम गिनती काउंट करें तो शायद 70 एक्चुअल हो, 30 का फ्रॉथ हो, 30 का फोम हो, जो कि शायद छट जाए। बट मुझे लगता है चेंज तो हुआ है एज अ कंट्री, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, थिंकिंग चेंज हुई है। सर, अब हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ हम ये सवाल मैं उन 70 लाख करोड़ के एयूएम वालों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा तो उन्हीं का है, वो पैसा लिए। हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ हमको को सारी रैलीज करेक्ट होती दिख रही हैं। गोल्ड सिल्वर का एक पूरा पीरियड ख़त्म हो गया, अब नीचे आ गया। हम अभी आपसे पूछेंगे कि गोल्ड सिल्वर काफ़ी में आगे रैली दिखती है, यहाँ से ख़त्म हो रही कि नहीं हो रही। और क्रिप्टो एक अल्टरनेट रिस्की इन्वेस्टमेंट था, करेक्ट होके आ गया। लोगों को लगता है 60 से 70 हज़ार इसका सही लेवल है, जिस लेवल पर रहेगा बाजार को देखते हुए। और स्टॉक मार्केट्स में डिबेट्स वही पुरानी है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, मार्केट लॉन्ग रैलीज नहीं क्रिएट करता है, थोड़े थोड़े से स्पर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद उसमें तेज करेक्शंस आते हैं। ऐसी सिचुएशन में पिछला साल इन्वेस्टर के लिए बड़ा निराशाजनक था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं थे। अभी आपको अगर मैं सारे एसेट क्लास के बारे में पूछूं तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा? गोल्ड सिल्वर रैली ख़त्म या बाकी? इंडिया का में जो वैल्यू ड्रिवन चैलेंज है, एफआईज तो नहीं आ रहे हैं, वीक रूपी वीक है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में आप जेन्युइनली अगले साल कितने, इस साल कितने रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं, गोइंग बाय द मैक्रो पिक्चर ऑफ इंडिया एंड अदर थिंग्स। एंड देन द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द डेट साइड, क्योंकि ये जो एसेट क्लास है, कैसी पिक्चर आपको दिख रही है, क्योंकि साल की शुरुआत है। सर देखिए, इकोनॉमी का मोटा मोटा नॉमिनल ग्रोथ 10% के आसपास ग्रो करनी चाहिए। नो डाउट शेयर मार्केट का वैल्यूएशन
और वैल्यूएशन और ईपीएस यूजुअली कभी भी एकदम इन टेंडम साथ नहीं चलते, आगे पीछे चलता है। जब आपको लगता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में बहुत तेज़ी से ईपीएस बढ़ने वाले हैं, तो शायद पैसा और मोमेंटम और सेंटीमेंट ज़्यादा जल्दी भगा देता है मार्केट को, फिर करेक्शन होता है। तो ये ब्रेक एंड एक्सेलेरेटर की कहानी चलती रहती है। अगर आप देखें पिछले साल ईपीएस ग्रोथ नहीं रही, जो अब थोड़ा थोड़ा दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है एक साल विल नॉट बी अ राइट थिंग, बिकॉज जीएसटी का भी इम्पैक्ट कंज्यूमरिज्म को थोड़ा बढ़ावा देगा। अगले 2 साल मुझे लगता है ठीक ठाक कवर अप हो जाएगा जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की रही है। अब उस सिलसिले में क्या हो सकता है कि मार्केट, बिकॉज अब क्योंकि ट्रेड डील हो गई हैं, मोस्टली यूएस वाली भी प्रॉपरली होगी, तो हो सकता है एफआई के फ्लो आए। तो उम्मीद है कि शायद मार्केट रैली ना करे बट टाइम करेक्शन दे दे, इसी लेवल पे आगे पीछे झूलता रहे। वही दिख भी रहा है। हाँ, तो ये हो सकता है। पूरा साल हमने वही देखा, 24,000 से और 24,500 से 25,500 के बीच का। और ये कोई नई चीज़ नहीं है सर, पुराने टाइम में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में एक राजदूत नाम की मोटरसाइकिल आती थी, अगर आपको याद हो तो उसमें पहले वो बनाना पड़ता था, देन इट यूज्ड टू स्टार्ट। मेरे ख्याल से उसी प्रकार का कुछ हिसाब किताब ये है कि ईपीएस ग्रोथ आ रही है। अगर आप गाड़ियों के नंबर देखें, सारी चीज़ें देखें, मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर फैक्टर सारे अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है। जबकि जियोपॉलिटिकल काफ़ी इशू चल रहे हैं ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट हमें भी हो रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर वी डिड वेल। जितनी भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन अप हुए या पेस अप हुए, दैट हैज़ बीन अ गुड थिंग फॉर अस। अगर आप हाइंडसाइड में अब देखें, शायद वो प्रेशर नहीं आया था तो शायद चलती रहती जिस ढंग से चल रही थी। तो मेरे ख्याल से अगला 1 साल थोड़ा कंसोलिडेट होके उसका अगला साल इट शुड कम अप इन अ मोर मेच्योर गुड नंबर ऑन इक्विटी साइड। गोल्ड की जहाँ तक कहानी है, गोल्ड मुझे लगता है कि गोल्ड विल स्टिल डू वेल एटलीस्ट फॉर 1.5 ईयर, सब्जेक्ट टू अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो शायद ना हो। एक कैवेट है वो डोनाल्ड ट्रम्प के रहते होगा नहीं अगर तो गोल्ड की रैली अगर आप देखें तो 2011 से लेकर 2018-20 तक कोई नहीं रही है, फ्लैटिश रहा है, राइट। 12 के बाद से, राइट, जो 11 का करेक्शन उसके बाद से अगर आप देखें तो बिल्कुल डल रहा है। तो ये पुराना जो 10 साल 8 साल का कहानी है वो एकदम जंप आई है। तो गोल्ड मुझे लगता है कैन गो वेल अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन रहे, डर का माहौल रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसी ढंग से बाय करते रहे। सिल्वर का करेक्शन हो सकता है। सिल्वर मुझे अभी भी लगता है कि इट्स अ स्पेकुलेटिव बाय। अपसाइड वर्सेस डाउनसाइड अगर देखें तो आई विल प्रेफर गोल्ड कंपेयर टू सिल्वर। बाकी डेट का मेरे ख्याल से एक्रूवल वुड बी अ राइट थिंग, क्योंकि अभी जब तक ब्याज दरें कटने आगे जाके गिरावटों का नहीं आता तब तक आप ड्यूरेशन में इस टाइप का नहीं ले सकते। तो राइट नाउ इज़ अ लॉन्ग डेटेड एक्रूवल कैन बी अ गुड वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। सर, तीनों पे एक और सप्लीमेंट्री सवाल है, फिर मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं उन लोगों की बात उनकी तरफ से देख रहा हूँ जो इंडिया में मैक्सिमम एयूम का बिल्डअप होता है, वो होता है 23-24 हज़ार के निफ्टी से बढ़ते हुए, 22-23 हज़ार के निफ्टी से बढ़ते हुए 25,500 के निफ्टी के बीच में ही सारा एयूएम बिल्टअप होता है। तो ये वो जो पर्सन आया था, ये ऑलरेडी जिस लेवल पर एंटर किया था वो काफ़ी ऊंचे लेवल थे जिन लोगों के एसआईपी बनना शुरू हुए थे। उनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि अगर यहाँ से उनको उतना ही एक बड़ी रैली नहीं मिलती है तो हम जनवरी वाली स्थिति देखेंगे, फिर लोग एसआईपी तोड़ने लगते हैं, फिर वो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो उनको ये समझना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि वो आए ही बहुत ऊंचे लेवल पे थे, वैल्यूएशन उस लेवल पर हाई थे, और वहाँ तब तो एफआईज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिस समय वो आए थे। वहाँ से एफआईज के इन्वेस्टमेंट के बिना भी हम अभी वैल्यूएशन के लेवल पर अगर आप देखें तो ऊपर खड़े हुए हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए को जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, उनके लिए सोलेस क्या है, उनको कितना रुकना और चाहिए जिससे कि वो कर सकें। एक सवाल ये, अगर लेट्स अज्यूम कि आपकी 3,000 रुपये की या 5,000 रुपये की एसआईपी थी, आप 24,000 से 25,000 25,500 के बीच आए जी, और वहीं खड़े हैं या थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मैं कहूँगा आज उन्हीं 5,000 में आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। हाँ, वो तो ठीक है, वो राइट। और ये यूनिट का बेनिफिट आपको अभी नहीं समझ आएगा शायद। ये यूनिट इसी लेवल पे अगर अक्रू होती रही, जब मार्केट अगली रैली आएगा 27,000 28,000 30,000 आएगा मार्केट, यानी कंट्री ग्रो कर रही है, ट्रांसपेरेंट डेटा है, तो सूनर और लेटर आपकी जीडीपी आपके मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी। कुछ चुनिंदा मार्केट छोड़ दें तो ग्लोबली अच्छे मार्केट्स यूजुअली जीडीपी का रिफ्लेक्शन करते हैं, और मार्केट में इसलिए आदमी पैसा लगाता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगेन कि इस समय
रादर मैं कहूँगा कि ईच करेक्शन एसआईपी में अगर टॉपअप उस समय कर सकते हैं तो करें, या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आप वही चीज़ जो आपने महंगी लिया शायद डिस्काउंट में मिल रही है और आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की भी। समय अवधि चेंज हो सकती है, कोई 1 साल 2 बोलेगा, 2 साल बोलेगा, कोई 5 साल बोलेगा, बट एज अ कंट्री अगर आपका अपने देश पे विश्वास है, और दिखता है साहब, आप मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, कल भी मैं नागपुर जा रहा हूँ, किसी भी शहर में आप जाइए, इस समय यंग जनरेशन में एक कॉन्फिडेंस है कुछ कर गुजरने का, वो तो बड़ा क्लियर दिखता है, चाहे वो बिजनेस वाला बंदा हो या एसएमई वाला बंदा हो, जिनसे भी मैं मिलता हूँ सब में एक तो है कि इंडिया तो ग्रो हो रहा है, खटपट होती रहती है 19-20 थोड़ी बहुत, लेकिन ग्रो कर रहा है। अगर कंट्री ग्रो कर रही है तो मार्केट ग्रो करेगा। समय अवधि की बात है कि आपका पेशेंस आपका चेक कर रहा है। मेरा तो ये सजेशन होगा पर्सनली कि आपको ज़्यादा यूनिट मिल रही है, आप 5,000 3,000 की यूनिट एसआईपी कर रहे थे, इस समय लगे तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दीजिए, क्योंकि आपको माल सस्ता मिल रहा है। एज सिंपल एज दैट। 2.5 से 3 साल बाद यू विल सी कि यार दिस इज़ अ राइट डिसीजन यू हैव टेकन। मेरे हिसाब से तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए। और मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो आप स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करें, वो एक अलग मानसिकता है, वो अलग बिहेवियरल थॉट है। उसके लिए आपकी ये होना चाहिए कीप सेपरेट मनी, वो थोड़ा मज़े के लिए आपको बाय सेल करना है। म्यूचुअल फंड आप किसी को आप पैसा दे रहे हैं जो आपके बिहाफ पे कर रहा है, तो जिसकी पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी सारी चीज़ें उसी में जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ थोड़ा सा लंबे समय का सोच के ही आए। खासतौर से इक्विटी में तो मैं कहूँगा 5 साल से कम सोचे ही ना। और 5 साल के लिए हीरो होंडा मॉडल, फेल इट, शट इट, फॉरगेट इट फॉर 5 ईयर। 5 साल के बाद देखिए शायद यू विल एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आपका वो 1 साल में अगर स्टॉक में किसी स्टॉक में आपको 25% 30% गया, वो म्यूचुअल फंड मिलेगा। म्यूचुअल फंड आपको एक डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ देता है डिपेंडिंग ऑन डेट और इक्विटी, और आपको लॉन्ग टर्म में एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर मिल जाएंगे। लेकिन ये ना सोचे कि हर साल 30% बढ़ेगा। हो सकता है 1 साल 35% बढ़े, दूसरे साल फ्लैट रहे, तीसरे साल 8% दे, तो एवरेज आउट आपको वही मिलेगा जो आपकी इकोनॉमी दे रही है, मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर ट्रूली ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में आपने लगाया तो। सर इस साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डिफीटिंग रिटर्न्स की तरफ? आई थिंक IMF का भी डेटा 7.2 का आया है इस साल का। हाँ, तो इस साल हम रिटर्न्स ले पाएंगे, वो लास्ट ईयर तो नहीं थे। अब देखिए, वही मैंने कहा कि जीडीपी और मार्केट एक साथ नहीं चलते। जीडीपी रिफ्लेक्ट होगी आपकी अर्निंग पर शेयर में, जो शेयर मार्केट में हर शेयर पे आपको अर्निंग मिलती है, और अर्निंग पर शेयर यूजुअली आपकी रिफ्लेक्ट होती है मार्केट में, और उसी से आपका पी वगैरह सब डिफाइंड होता है। अगर ब्रॉडली आप देखें कि अगर मार्केट ओवर रैली कर गया है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी इकोनॉमी कितनी है? 4 ट्रिलियन मोटा मोटा, मार्केट ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन चल रहा है। लॉन्ग टर्म अगर एवरेज देखें तो आपका 75 से 80 के आसपास रहता है, वो जो वॉरेन बफे साहब का वो है बफे रेशो, जीडीपी डिवाइडेड बाय मार्केट कैप जीडीपी 80 है। आज अगर आप 100 के ऊपर चल रहे हैं तो आप ऑलरेडी रैली कर गए। तो वही मैंने कहा कि हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन रहे, बट अगर आपकी ईपीएस ग्रोथ आ गई वापस, जो लास्ट ईयर नहीं थी, जो डल हो गई थी, अगर वो वापस आ गई तो वापस मार्केट कैन रैली फॉर फ्यूचर साइड। तो ब्रॉडली, लेकिन 2 साल में मुझे लगता है यू शुड मेक अ डिसेंट अमाउंट, जो एक एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर एक चीज़ जो बीते 2 साल में दिखाई दी वो है कि वॉलेटिलिटी स्थायी भाव हो गया, न्यू नॉर्मल हो गया। बहुत सारे और भी रीज़न हैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और बाकी चीज़ें, पर वॉलेटिलिटी नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि मार्केट एक दिन में 700 पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर नीचे हो। इवन ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है इसको समझ पाना। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका 12-20-80 है, उसमें कोई नया पिलर भी जोड़ा जाने की ज़रूरत है। वॉलेटिलिटी प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे लोगों को मिले? सर देखिए, वॉलेटिलिटी प्रूफ पोर्टफोलियो अगर आप मार्केट, खासतौर से इक्विटी मार्केट में लगा रहे हो, और अब तो पिछले मेटल का भी देखें, तो शॉर्ट पीरियड में तो मैं नहीं कहूँगा। दूसरी चीज़, लोग कई बार सिर्फ नंबर को ना देखें। जब मार्केट लेट से 8,000 10,000 था, लेट से 2000 पहले दशक में, 2000 वाले दशक में, तब 500 पॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा रखता था। आज 500 पॉइंट का मूवमेंट 80,000 के उस पर शायद उतना मायने नहीं रखता है। तो एब्सोल्यूट नंबर ना देखें, परसेंटेज देखें, 1.5-2% की रहती है यूजुअली अगर आप देखें। बट मुझे लगता है कि 1 साल की वॉलेटिलिटी, 2 साल की वॉलेटिलिटी, जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की समय सीमा बढ़ती जाएगी, लॉन्गर द होराइजन आपका यूजुअली जो वॉलेटिलिटी को नापने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉन्ग टर्म में कम होता जाता है।
तो जितना लंबा आप समझी रखेंगे आपकी वोलेटिलिटी कम रहेगी। मेरे ख्याल से शॉर्टर पीरियड में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर शुड नॉट लुक एट अ मार्केट एंड नैव डेली। अपनी एटलीस्ट साल डेढ़ साल में एक बार देखें, दैट इज़ गुड इनफ। रिव्यू करें अपने एडवाइज़र के साथ, अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनके साथ, और होराइजन कम से कम 3 से 5 साल होनी चाहिए, कम से कम। सर एक सवाल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके डायरेक्ट से डिस्ट्रीब्यूटर तक अब इंसेंटिव आएंगे, दबाव आएंगे, तो इंटीग्रिटी कैसे बचेगी? देखिए मेरे ख्याल से मार्केट स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत डिफाइनिंग हो गया है सर। जी। अगर आप देखें किसी ज़माने में, मैं ब्रोकिंग का एग्जांपल देता हूँ, जो इक्विटी ब्रोकिंग, अगर आपको याद हो 90 के दशक में, 90 के अंत में 1.5 रुपये 2 रुपये था। फिर ऑनलाइन डिजिटल बैंक लेड ब्रोकिंग आउटफिट आए, 70-80 पैसे आए। आज डिस्काउंट ब्रोकरेज आए, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रॉफिटेबल रहा। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, ब्रोकिंग के जो सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस थे वो बंद हुए। मेरे ख्याल से ओवरऑल रेगुलेशन ने ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रक्चर कर दिया है, ट्रेल इनकम कर दी है। 2018 तक 1% अपफ्रंट था, वो बंद कर दिया है। तो मेरे ख्याल से क्लीन तो स्ट्रक्चर हो गया है। मेरे ख्याल से अब उसमें कोई दो राय नहीं है। वेल ऑयल मशीनरी एक ढंग से चल रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर हो, डायरेक्ट हो, मेरे ख्याल से पैसिव हो, एक्टिव हो, हर प्रकार का इन्वेस्टर इस देश में है। जी। जो लार्ज इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो डायरेक्ट पहले भी देखते थे, आज भी कर रहे हैं, उनका लार्जर है। अल्ट्रा HNI कर रहे हैं, प्रोडक्ट बास्केट बढ़ गया है, SIF आ गया, AIF था, PMS था। भारत में अभी भी सर 6 करोड़ के आसपास, 580 के आसपास यूनिक इन्वेस्टर है। तो अभी 140 करोड़ के देश में आपके पास अगर 5 करोड़ 6 करोड़ है, तो अभी रनवे बहुत लंबा है, पेनिट्रेशन अभी बहुत बढ़ना है। मेरे ख्याल से करीबन 1,90,000 1,95,000 के आसपास MFD है, ये अपने आप में ग्रो करने। आज लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 30-35 लाख जो कहना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट है। तो रेस बहुत लंबी है मेरे ख्याल से ये, और ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। सो हर चीज़ बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। छोटे शहरों में B30 B100 में भी आगे आ सकता है, और रीच, नो डाउट डिजिटल की रीच से काफ़ी फ़ायदा हुआ है देश को, कि आज अधिकतर जगह से आपको छोटे, जस्ट टू गिव यू सम नंबर, मेरे ख्याल से B30 और T30 में नंबर ऑफ फोलियोज ऑलमोस्ट बराबर हो गए। हाँ, बराबर हो गए। 26 करोड़ में से 13 करोड़ इधर से, 13 करोड़ उधर। SIP के नंबर रादर छोटी होंगी, लेकिन काउंट वहाँ से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अभी भी मैक्सिमम टॉप सिटी से सर पर कैपिटा इनकम भी ना उस शहर की, छोटे शहर की पर कैपिटा इनकम कम होगी बशर्ते मुंबई या बेंगलुरु के। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से अब कोई मायने नहीं रखता। एक वेल ऑयल स्ट्रक्चर चल रहा है। ओनली थिंग इंडिया शुड फोकस इज रीचिंग आउट टू द न्यू इन्वेस्टर अक्रॉस द कंट्री। हिंटरलैंड में जाए, छोटे छोटे शहरों में जाए, तब मेन सक्सेस आएगी। सर क्वांटम का क्या प्लान है डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन में और प्रोडक्ट इनोवेशन में? क्योंकि अब म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, और अब अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, SIF भी है, PMS भी है, और पुराना सिप भी है। बल्कि सिप तो अब डेली सिप के और वीकली सिप के ऊपर है। क्वांटम का अगला USP क्या होने वाला? सर देखिए, हमारा USP तो एक ही चीज़ है कि क्लाइंट फर्स्ट और ट्रांसपेरेंसी। आपको बताऊं कि इन्वेस्टर के लिए कई चीज़ें ऐसी की हैं जो कि बाद में इंडस्ट्री की प्रैक्टिस बनी। जैसे टोटल रिटर्न इंडेक्स 2006 से हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री लोड नहीं लिया कभी, एग्जिट लोड हमेशा प्लॉट बैक किया है नेवी में। साथ में सिंगल प्रोडक्ट सिंगल स्कीम चलाई है। 20 साल ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं हमारे, इस साल 20 साल 20th ईयर रन कर रहे हैं, 14 स्कीमें हैं। तो क्वांटम की एक बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, सिंपल ट्रांसपेरेंट रखें। ऑब्वियसली SIF और AIF वगैरह हैं, बट अभी हमारी कोर फोकस म्यूचुअल फंड की रहेगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर क्रिएटिंग, बिकॉज भारत हर 50 किलोमीटर पे बदलता है, भाषा हो चाहे भोजन हो। तो वो सोचते हुए भी हमने, अगर आप देखें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में थे, अभी हमारे ऑफिसेज हम अहमदाबाद खोला है, कलकत्ता, नागपुर खोल रहे हैं, पूना, नासिक, बेंगलोर, हैदराबाद। मेरे ख्याल से अगले 3 से 4 महीने में इंदौर, जयपुर और लखनऊ भी चालू हो जाएंगे। तो पहले तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उस एरिया के इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर को सर्व करेंगे, दोनों पैरेलल चलाएंगे। डिजिटल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा,
क्योंकि जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां पे डिजिटली आप पहुंच सकते हैं, वो चाहे पार्टनर इकोसिस्टम हो जिस प्रकार के फिनटेक है, या फिर वेबसाइट और व्हाट्सएप और इन सब की वो हो। तो अभी कोर ये है, सिंपल प्लेन वनीला ट्रांसपेरेंट वे से करना है, और जो हमारी कोर चीज़ें रही हैं उनको उन इन्वेस्टर तक पहुंचाना जहाँ तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। सर, क्वांटम अपनी इस्टेब्लिशमेंट में और सिद्धांत में और अपने प्रैक्टिसेस में काफ़ी बड़ा है, लेकिन 20 साल बाद भी AUM छोटा है, 4,000 करोड़ के आसपास है। तो कारोबार में की सिद्धांतों में क्वांटम अपने समय से आगे था, या ये जो इंटीग्रिटी फर्स्ट मॉडल है इसकी भी अपने आप में एक सीमा है? मेरे ख्याल से समय से पहले और रीच आउट करना, मेरे ख्याल से गो टू मार्केट स्ट्रेटजी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी भारत जैसे विविध देशों में। फिजिकल होना, प्रेजेंट होना, लगातार आपको मार्केट में दिखना, हर प्रकार के इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर को केटर करना, मेरे ख्याल से वहाँ पे हमारा थोड़ा सा हाथ वो रहा, जो कि अब हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। एंड जो मैंने भी आपको बताया कि ब्रांचेस प्रोजेक्ट, जो हमारे इन्वेस्टर हमसे जुड़े हैं वो बेहद प्यार करते हैं जी। अब उस तरह के और इन्वेस्टर को लाना हमारा काम है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर, अब हम आ गए आखिरी अपने रैपिड फायर राउंड पर 5 छोटे छोटे हल्के सवाल जिनका आपको बगैर सोचे हुए सीधे जवाब देना है। बिल्कुल। 12, 20, 80 तो सबको पता है, पर आपका पर्सनल रेशियो क्या है? वर्क, फैमिली, एंटरटेनमेंट? टाइम वाइज कह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट वाइज कह रहे हैं? टाइम वाइज। टाइम वाइज तो सर अभी, क्योंकि क्या है, क्वांटम मैंने अप्रैल में ही लिया और हम लोगों ने करीबन 3,000 करोड़ के आसपास थे, एज वी हैव जस्ट टच 4,000 करोड़। ज़्यादा समय भी ऑफिस के सिलसिले में ही जा रहा है, क्योंकि मैं हंसी मजाक में अपने कलीग से कहता हूँ कि दिन में हम स्टार्टअप कंपनी है और शाम को हम स्टार्टर कंपनी है, दिन में हम म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो अभी इस समय तो मैं कहूँगा मेरा जो जागृत समय है उसमें से 80, 85, 90% शायद ऑफिस के लिए जा रहा है। सर, अगला सवाल, मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है तो आप सबसे पहले किसे पकड़ते हैं? तो आपके ऑप्शन है चाय, फ़ोन, गहरी सांस या चॉकलेट? चाय। 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 कैरियर के हिसाब से आपका फ्लेक्सी कैप है या मल्टी एसेट है? अगर मैं फंड में आपके कैरियर को बांटना चाहूँ तो? अभी तक मल्टी कैप ही कहूँगा, क्योंकि 25% अगर मैं कहूँ 24-25 साल हो गए हैं, करीबन 40-42% टाइम मैंने बैंकिंग में निकाला है, बाकी करीबन 30 के आसपास शायद एसेट मैनेजमेंट में, रिमेनिंग वेल्थ मैनेजमेंट में, तो इंश्योरेंस में। तो ब्रॉडली मल्टी कैप ही कहूँगा। अक्सर जो म्यूचुअल फंड के लोगों से मिलते हैं तो बात करते हैं, तो उनसे एक सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, वो आपसे भी जानना चाहते हैं। जब आप कहीं किसी मीटिंग में, कहीं सामान्य परिवार के किसी कार्यक्रम में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड चलाता हूँ, तो आप सबसे मज़ेदार फॉलोअप सवाल क्या आता है आपके पास? मार्केट का क्या लगता है? मार्केट का क्या लगता है? आई थिंक ये एक बड़ा और एक बड़ी अजीब से एक और चीज़ निकल के आती है कि किसी से पूछो कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक अच्छी भी चीज़ है उसमें, कहते नहीं म्यूचुअल फंड तो पता नहीं, SIP करता हूँ। अच्छा। ये 2 ऐसे सवाल आते हैं। सर, एक तरफ गोल्ड है, दूसरी तरफ आपकी पसंदीदा चाय, दोनों में से चुनना हो तो क्या चुनेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए? अगर एक चॉइस हो आपकी? चाय चुनेंगे। क्वांटम अगर एक बॉलीवुड मूवी होती, आपके ऑप्शन है लगान, दिल चाहता है, 3 इडियट्स, तो कौन सी होती? शायद 3 इडियट्स होती। धन्यवाद सीमांत, आपसे बात करने के लिए और हमारे साथ इस समृद्धि शास्त्र में आने के लिए। हमने ये बात समुद्र मंथन से, बाजार के समुद्र मंथन से शुरू की थी, और समुद्र मंथन की कथा आती है कि वहाँ भगवान विष्णु कच्छप बन गए, कछुए का अवतार लिया जो विष्णु के अवतारों में से एक है, और उनके ऊपर वो मंदराचल पर्वत रखा गया। तो नीचे से तो स्थिर था, बेस स्थिर था, पर ऊपर काफ़ी उथल पुथल चली और उनके ऊपर। तो भारतीय म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर क्वांटम उस कछुए की तरह है, उस कच्छप अवतार की तरह है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ और बिल्कुल अडिग है। तो सीमांत के जो सूत्र आपको मिले हैं इसमें, उन सूत्रों को ध्यान दीजिए, निवेश के लिए और रिटर्न के लिए इंतज़ार कीजिए, और अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से बनाइए जैसी परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। समृद्धि शास्त्र में आज इतना ही।
अगले सप्ताह फिर लौटेंगे हम एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।